Hello everyone, welcome to Wow IS. Now today we shall see our daily MCQs for 1st of February. So let's start guys. Now question number 1 is consider the following statements. Statement 1, the Speaker of Lok Sabha presides over a joint sitting of the Parliament and the Chairman of Rajya Sabha in his absence. Okay. Now statement 2, the quorum to constitute a joint sitting is 1/10 of the total number of members of two houses. आपको बताना है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है. ओके नाउ अभी हाल ही में जॉइंट सिटिंग हुई थी ओके प्रेसिडेंट से एड्रेस के लिए. तो हम डिस्कस करते हैं कि जॉइंट सिटिंग होती क्यों है. सो व्हाई इज अ जॉइंट सिटिंग डन. 3 केसेस हैं अगर बिल दूसरे हाउस में रिजेक्ट हो जाता है. ओके बिल रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, ये है पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट. मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यसभा ने उसमें अमेंडमेंट्स रिकमेंड किए. ओके नाउ दीज अमेंडमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा. अगर लोकसभा ये अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है तो देयर इज़ अ डेडलॉक. ओके उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए ये जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है. और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा इलेप्स हो जाते हैं. ओके 6 महीने से अगर ज़्यादा इलेप्स हो जाते हैं किसी भी बिल की पेशकश के बाद तो जॉइंट सिटिंग होती है. नाउ अब इसको प्रिसाइड कौन करता है, तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, करेंटली ओम बिरला. ओके द स्पीकर ऑफ लोकसभा वो इसको प्रिसाइड करते हैं. ओके नाउ अगर स्पीकर एब्सेंट हैं तो जो डेप्यूटी स्पीकर हैं लोकसभा के वो प्रिसाइड करेंगे. ओके डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा. और अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी एब्सेंट हैं तो उनके एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो आपने एक चीज़ देखी कि जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो प्रिसाइड नहीं करते हैं. ओके तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत है ना. दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. द कोरम टू कंस्टिट्यूट अ जॉइंट सिटिंग इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके 1/10 मेंबर्स लगते हैं टू कंस्टिट्यूट द कोरम जिससे स्टार्ट हो सके. ओके नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज this joint sitting of the parliament, it is governed by the rules of procedure of Lok Sabha. Rules of procedure of Lok Sabha. Okay तो लोकसभा के जो प्रोसीजर्स हैं वो इस पे लागू होते हैं ना कि राज्यसभा के. तो ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है A1 ओनली. आंसर है ए. ओके सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Now question number 2 is Asia Pacific Personalized Health Index recently in the news is released by which of the following institutions? A. World Health Organization, B. Economist Intelligence Unit EIU, C. World Economic Forum और Z. D. BRICS. ओके सो कॉन्टेक्स्ट यही है कि एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है और इसको रिलीज़ करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. तो आंसर हो गया हमारा बी. Okay now this index it measures health outcomes in 11 countries. अब ये 11 कंट्रीज़ कौन सी हैं ये अगर आप याद रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप ना याद रख पाएँ तो भी एक बार देख लीजिए शायद याद रह जाए अगर एग्ज़ाम में आया तो हम ऑस्ट्रेलिया से चालू करते हैं. तो ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है उससे 2 कंट्रीज़ हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड. ओके नाउ कमिंग टू द आशियान नेशंस. आशियान से कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें आई हैं. तो पहली है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये आशियान नेशन से इसमें इंक्लूडेड हैं. नाउ कमिंग टू द साउथ एशियन रीजन इंक्लूडिंग चाइना एंड साउथ कोरिया. ओके तो एशिया के जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं उसमें पहला है आपका चाइना, दूसरा है साउथ कोरिया, जापान. ओके इंडिया भी इंक्लूडेड है, ये चीज़ आप याद रखिएगा. इंडिया इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड और द लास्ट वन इज़ ताइवान. ओके सो
11 हेल्थ सिस्टम्स इनको बोला गया, 11 कंट्रीज़ नहीं, सॉरी, 11 हेल्थ सिस्टम्स, क्योंकि इसमें ताइवान भी है, ताइवान इज़ नॉट अ कंट्री। सो ये जो 11 रीजन्स हैं ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नाउ कैटेगरीज़ हैं जिनको हम बोलते हैं वाइटल साइंस। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल वाइटल साइंस, ओके। 4 कैटेगरीज़ हैं जिनको वाइटल साइंस बोला गया है। एक है पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है हेल्थ इंफॉर्मेशन, तीसरा है पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ और चौथा है हेल्थ सर्विसेज। ये आपको PDF में भी मिलेगा, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। तो ये जो 4 कैटेगरीज़ हैं दीज आर द वाइटल साइंस, और इन्हीं के बेसिस पे रैंकिंग तैयार की गई है। अब बात करते हैं कि रैंकिंग्स में इम्प्रूव परफॉर्मेंस कैसी है कंट्रीज़ की। तो पहले नंबर पे जो कि कंट्री को प्लेस किया गया है दैट इज़ सिंगापुर, ओके। सेकंड एंड थर्ड आर ताइवान एंड जापान। इंडिया का पोजीशन क्या है? तो इंडिया इज एट द 10th प्लेस आउट ऑफ 11 कंट्रीज़, ओके। सो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है इंडिया की बेसिकली। आंसर हमारा जैसे कि हमने देखा बी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको निकाला है। Now let's move forward, guys. Question number 3 is consider the following statements related to the STARS project. Statement 1, it is a project to improve the quality of school education in selected states. And statement 2, it would be implemented as a new centrally sponsored schemes under the Department of School Education and Literacy. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। Now दिस इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट। अब कुछ कुछ स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और ये स्टेट्स हैं 5 स्टेट्स। दीज आर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, फिर आपका है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा, ओके। सो ये 6 स्टेट्स हैं, सॉरी 5 नहीं 6 स्टेट्स हैं। 6 स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। पर्पज़ इसका यही है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, ओके, और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ को भी इसमें इम्प्रूव करने के लिए एक स्कीम है। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ मतलब जो आउटकम्स क्या हैं उसको मॉनिटर करने के लिए भी इसका एक सब प्लान है। नाउ दिस इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ओके। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंटर भी इसमें कुछ पैसा देगा, कुछ पैसा इसमें वर्ल्ड बैंक भी लगा रहा है, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स, ओके। सो इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द स्टेट्स एंड द सेंटर एंड ऑल्सो द वर्ल्ड बैंक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। तो आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रबुद्ध भारत। कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर 125th एनिवर्सरी ऑफ द प्रबुद्ध भारत, ओके, 125th एनिवर्सरी पे एड्रेस करेंगे, ओके। So this is the context. Statement 1, it is a monthly journal, monthly, of the Ramakrishna order started by Swami Sahajanand Saraswati. Statement 2, it was used for spreading the message of India's ancient spiritual wisdom. And statement 3, luminaries like Subhash Chandra Bose, बाल गंगाधर तिलक, श्री औरबिंदो have contributed to the journal. आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट हैं। तो रामकृष्ण ऑर्डर की ये एक मंथली जर्नल है, ओके। रामकृष्ण ऑर्डर इसकी एक ये मंथली जर्नल है, ये आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज़ द 125th एनिवर्सरी। सो इसके उपलक्ष्य में जो सेलिब्रेशंस होंगे उनको प्रधानमंत्री खुद एड्रेस करेंगे। दिस मेक्स दिस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, ओके। इट्स अ मंथली जर्नल published by the Ramakrishna Order and it was started in 1896 by Swami Vivekanand, okay। सो जो पहला स्टेटमेंट हमारा वो इनकरेक्ट है क्योंकि शाहजानंद सरस्वती ने इसको चालू नहीं किया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय द स्वामी विवेकानंद। स्टेटमेंट 2, इट वॉज यूज फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ इंडियाज एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम। ये एकदम सही है, या आप लोग भी समझ गए होंगे, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और तीसरा स्टेटमेंट जो है, ल्यूमिनरीज लाइक एस.सी. बोस, बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो, इन सब ने जर्नल के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा सही है, ओके। नाउ चेन्नई से स्टार्टिंग हुई थी,
ओके, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, इसका पब्लिकेशन चालू हुआ था। सेकंड, जब इसको शिफ्ट किया गया था अल्मोड़ा से इसका पब्लिकेशन चालू हुआ कुछ सालों बाद, 2 साल बाद एग्जैक्टली। और फिर 1899 में इसको शिफ्ट किया गया अद्वैत आश्रम, और अद्वैत आश्रम से ही आज भी ये जर्नल पब्लिश होता है। और अद्वैत आश्रम इसको आर्काइव भी करने वाला है, जो प्रीवियस एडिशंस हैं वो सारे अब डिजिटली आपको मिलेंगे। ओके, सो जो आंसर है हमारा दैट इज़ बी 2 एंड 3। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हम देख चुके हैं क्यों। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Question number 5 is consider the following statements with respect to Patarughat uprising. Statement 1, it was a peasant uprising of Assam against the increase in land revenue levied by the colonial administration. And statement 2, peasants protested by organizing Raj Mails or peaceful people's conventions. तो 1826 में असम केम अंडर द ब्रिटिश रूल, ओके, और 1893 में ब्रिटिश प्रपोज्ड लेविंग ऑफ टैक्सेस, और ये टैक्सेस पहले सर्वे हुआ, फिर टैक्सेस इम्पोज किए गए, और दीज टैक्सेस वर इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द ओरिजिनली प्रपोज्ड। ओके, सो इतना इंक्रीज के बाद ऑब्वियस है कि प्रोटेस्ट इंक्रीज हुई, प्रोटेस्ट को लीड किया पेजेंट्स ने, एंड दीज प्रोटेस्ट केम टू बी नोन एज द पथारूघाट अपराइजिंग। ओके, इसके बाद जैसा कि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर था, जो कि हमेशा दबाते थे प्रोटेस्ट को, और काफ़ी लोग उसमें मरे भी। तो अब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो पथारूघाट अपराइजिंग है उसकी याद में एक शहीद स्मारक बनाया गया है। आप देख, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, तो आंसर है सी। इसी के साथ गाइज आज का हमारा जो MCQ सेशन है वो ख़त्म होता है। ओके, दीज क्वेश्चंस ऑल्दो वेरी स्मॉल एंड द वीडियोज़ आर वेरी स्मॉल, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन अगर प्री में आता है एंड यू नेवर नो वेयर द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम, तो आपको, अगर आपने वीडियोस फॉलो किए हैं तो आपको एक आइडिया रहेगा। आपको हर चीज़ याद नहीं रहेगी, बट यू विल स्टिल हैव एन आइडिया देयर that you have studied this. Okay, so this makes these questions very important. Also, वाव एडिटोरियल सेक्शंस भी लेके आता है आपके लिए शाम को। द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन भी वाव के चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, विच विल बी वेरी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर द means. So please follow our channel, subscribe to it and share our videos. Thank you. We'll meet tomorrow.